हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 7 नवंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी 2024 एज वेल एज जो दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके लिए। काफ़ी कुछ है जानने के लिए, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है एंड ना सिर्फ हम लोग इन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रीलिम्स में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्लस मेंस आंसर राइटिंग में कौन से पेपर में और किस तरीके के आंसर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में इस कंटेंट का यूज आप कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स। और पहली खबर ये रही, चलें तो पहली न्यूज को डिस्कस करते हैं। न्यूज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इस न्यूज में जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए बहुत काम का है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हम लोग इस न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि मसला है क्या, न्यूज है क्या, और उसके बाद में फिर उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, एक पर्टिकुलर केस चल रहा है उसमें उन्होंने टिप्पणी करी है। टिप्पणी है, गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल बिल्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब ये कि गवर्नर्स कई सारे क्रूशियल बिल्स को डिले कर रहे हैं और ये बड़ा कंसर्निंग मैटर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये जो है टिप्पणी एक कोर्ट में, एक केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। सवाल ये उठता है कि मैटर क्या है, मसला क्या है। पढ़ते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर ऑन गवर्नर्स होल्डिंग बैक ऑन की बिल्स स्पेशली इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स लाइक पंजाब, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रोचिंग कोर्ट्स फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन। मतलब ये कि देखिए होता क्या है कि किसी भी स्टेट में जब कोई कानून पास किया जाता है, स्टेट की विधानसभा या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जब कोई बिल पास होता है तो उसको भेजा जाता है गवर्नर के पास में साइन होने के लिए। जब गवर्नर उसके ऊपर साइन कर देते हैं तब वो बिल कानून बन जाता है। अब हो ये रहा है या फिर इस तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं कि खास तौर पे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, यानी कि उन स्टेट्स में जहां पे बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, जैसे कि पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा जो बिल पास किए जा रहे हैं यहाँ की विधानसभाओं में, और इनको फिर जब गवर्नर्स के पास भेजा जाता है साइन होने के लिए, तो गवर्नर अननेसेसरीली काफी ज्यादा वक्त लगाते हैं उनको साइन करने में, या उनको साइन करते नहीं है, डिले रखते हैं। तो कई बार इसके चलते वो बिल या तो बहुत लंबे वक्त तक पास नहीं होता, बहुत ड्यूरेशन लग जाता है उसे पास होने में, या फिर कई बार गवर्नर उसके ऊपर कोई एक्शन लेते ही नहीं और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कोर्ट जाना पड़ता है ताकि वहां से फिर जुडिशियल इंटरवेंशन करवा के गवर्नर साहब को दिशा निर्देश दिलवाए जाएं कि भाई आप साइन करिए इस बिल के ऊपर। इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और इसी से रिलेटेड एक मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें फिर कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है कि भाई इस तरीके से गवर्नर्स कई सारे क्रूशियल बिल्स को अगर ऐसे लटका के रखेंगे तो ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत कंसर्न का मैटर है। तो ये तो हो गई खबर। अब ये खबर एज सच अपने किसी खास काम की है नहीं, मैंने इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी है कि न्यूज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जानना जरूरी है कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, इसलिए मैंने ये न्यूज आपको बताई है। तो न्यूज हमारे लिए किसी खास काम की नहीं है हमारे लिए, मगर ये कंसेप्ट बड़ा काम का है, रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर। यानी कि जब गवर्नर के पास में बिल आता है साइन होने के लिए, तो उनके पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या आपकी उनके चॉइसेस होती हैं, जिसमें से वो किसी एक पर्टिकुलर चॉइस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हमारे लिए जानना जरूरी है, मगर क्योंकि मसला क्या है वो मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने ये न्यूज आपके साथ में डिस्कस करी है। न्यूज एज सच अपने काम की नहीं है, कंसेप्ट जो है बिल्स के रिजर्वेशन का वो अपने बहुत ज्यादा काम का है और उसको अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं अपनी मेन मुद्दे की बात, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए तो काम की चीज है। देखिए होता क्या है, इनफैक्ट इसको हम लोग अब बड़े लेवल पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट से बात शुरू करते हैं। अगर पार्लियामेंट के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है या कोई बिल पास किया जाता है, तो उस बिल को फिर साइन होने के लिए भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन कर देते हैं तभी वो बिल कानून बनता है या फिर तभी वो बिल एक्ट बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, एक बिल है उसको पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, अब ये बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास में जाएगा साइन होने के लिए। जब एक बार प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपना साइन कर देंगे तो फिर ये बिल एक कानून बन जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। तो ये बिल एक एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट के द्वारा बिल के ऊपर साइन करना, जिसके बाद में बिल एक्ट बन जाता है, उसे बोला जाता है एसेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का एसेंट देना, प्रेसिडेंट की आप कह सकते हैं कि इजाजत या परमिशन वगैरह देना, तो इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट का एसेंट। देखिए होता क्या है,
जब प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल आता है साइन होने के लिए, जब प्रेसिडेंट के पास में साइन होने के लिए कोई बिल आया तो उनके पास में 3-4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि बिल जैसा आया है एज इट इज उसके ऊपर साइन कर दें, या फिर यूं बोल सकते हैं कि बिल के ऊपर अपनी एसेंट दे दें। तो अगर उन्होंने बिल के ऊपर साइन कर दिए या फिर बिल के ऊपर अपनी एसेंट दे दी तो फिर ये बिल जो है वो एक एक्ट बन जाता है या फिर एक कानून बन जाता है, एंड उसके बाद में उसे लागू करवाया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो बिल के ऊपर अपना एसेंट देने से मना कर दें, यानी कि वो बिल के ऊपर साइन ना करें, या फिर यूं बोल सकते हैं कि बिल के ऊपर अपना एसेंट विथहोल्ड करके रखें जिसके ऊपर खबर थी, विथहोल्ड। ठीक है, ये हो सकता है कि वो बिल के ऊपर साइन ही ना करें, वो बिल के ऊपर अपना एसेंट विथहोल्ड करके रखें। जो यहाँ पे ये जो खबर है इसमें बेसिकली यही चीज हो रही थी कि गवर्नर के पास में जब बिल जा रहा था तो वो साइन नहीं कर रहे थे, वो उसके ऊपर वो एसेंट जो है विथहोल्ड करके रख रहे थे, साइन करने में डिले कर रहे थे। तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास में ये होता है कि वो बिल को रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, वो बिल को रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, पार्लियामेंट को वापस लौटा दे, और फिर पार्लियामेंट से बोले कि भाई एक काम करो, आप इस बिल को फिर से रिकंसिडर करो, पुनर्विचार करो, और फिर उसके बाद में अगर पास हो जाए तो मेरे पास भेजो। अब पार्लियामेंट में जब एक बार ये बिल आ जाता है और इसका रिकंसिडरेशन होता है, रिकंसिडरेशन के बाद में अगर पार्लियामेंट ने इस बिल को विद अमेंडमेंट्स या फिर विदाउट अमेंडमेंट्स पास कर दिया और फिर प्रेसिडेंट के पास में साइन करने के लिए भेज दिया, तब प्रेसिडेंट को इसके ऊपर साइन करना पड़ते हैं, तब प्रेसिडेंट को फिर इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर देना पड़ते हैं, और उसके बाद में फिर वो बिल एक एक्ट बन जाता है। अब ये व्यवस्था तो अपने यहाँ चल रही है सेंटर के लेवल पर। स्टेट के लेवल पर भी मोर और लेस कुछ इसी तरीके का मसला है। स्टेट के लेवल पर यह होता है कि जब एक बिल स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है, एक बिल जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है, अगर स्टेट में सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और अगर स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यानी कि 2 हाउसेज हैं, तब लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों से पास हो जाता है। बात को समझिएगा, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। मतलब कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर। खैर जो भी कहानी हो, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होगा और उसके बाद में वो गवर्नर के पास में आएगा साइन करने के लिए, और अगर आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों से वो बिल पास होगा और उसके बाद में वो उसके बाद में गवर्नर के पास में साइन करने के लिए आएगा। जो भी कहानी हो, मगर अगर बिल एक बार जब बिल स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है, विधानसभा से या पास हो जाता है, या अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास हो जाता है, उसके बाद में जैसे प्रेसिडेंट के केस में हुआ था उसी तरीके से बिल आता है गवर्नर के पास में। अब गवर्नर इस बिल के ऊपर जब साइन करते हैं तभी वो बिल एक्ट बनता है और उस राज्य में फिर वो कानून बनकर लागू होता है। अब गवर्नर के पास में जब बिल प्रेजेंट किया जाता है तो गवर्नर के पास में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि गवर्नर बिल के ऊपर साइन कर दे, यानी कि गवर्नर बिल को अपना एसेंट दे दे, और जैसे ही वो उसके ऊपर साइन करेगा वैसे ही वो बिल एक एक्ट बन जाएगा और उसके बाद में उसको लागू करवा दिया जाएगा। दूसरा यह है कि गवर्नर जो है उस बिल के ऊपर अपना एसेंट ना दे, यानी कि साइन ना करे और विथहोल्ड करके बैठा रहे, तो ऐसी कंडीशन में बिल एक्ट नहीं बन पाएगा, या फिर वो कानून भले ही विधानसभा या विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों से पास हो गया उसके बाद भी वो लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नर के साइन जब तक नहीं होंगे तब तक वो कानून आपका लागू नहीं हो सकता, वो कानून माना ही नहीं जाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि वो बिल को रिटर्न कर दें रिकंसिडरेशन के लिए। चौथा ये हो सकता है कि वो बिल को रिजर्व कर लें। प्रेसिडेंट के इवैल्यूएशन के लिए या फिर प्रेसिडेंट के, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए इस बिल को जो है रिजर्व कर लिया जाए। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर के पास में जब बिल आता है तो वो क्या कर सकता है, या तो साइन कर दे और उसके ऊपर अपना एसेंट दे दे, या फिर वो साइन करने से मना कर दे, विथहोल्ड करके रखे अपना एसेंट। तीसरा ये है कि वो बिल को रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, और चौथा होता है कि आपके प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए उस बिल को रिजर्व कर दे, वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर दे। तो 3 कंडीशन में तो लगभग वैसी कहानी है जैसा प्रेसिडेंट के केस में होता है, मगर अगर गवर्नर ने आपके बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तब परिस्थितियां थोड़ी सी बदल जाती हैं। ऐसी कंडीशन में फिर ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास में, दूसरे शब्दों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में।
अब प्रेसिडेंट के पास में फिर इस बिल को लेके कुछ अपने ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल को अपना एसेंट दे दे, दूसरा प्रेसिडेंट चाहे तो अपना इस बिल को अपना एसेंट ना दे, और तीसरा चाहे तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो बिल को रिटर्न कर दे, चौथा प्रेसिडेंट कोई एक्शन ही ना ले, प्रेसिडेंट इसके ऊपर बैठा रहे। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए, तब स्टेट लेजिस्लेचर फिर से इस बिल को रिकंसिडर करेगा और उसके बाद में फिर से इसको पास करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर से ये बिल अगर फिर से पास हो गया तो फिर ये बिल गवर्नर के पास में नहीं जाएगा, उसके बाद में ये बिल फिर डायरेक्टली जाता है प्रेसिडेंट के पास में। अब इसके बाद भी प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसके ऊपर साइन करे या ना करे। मतलब ये कि अगर पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट ने बिल को लौटाया था और वो बिल फिर पास होकर आ गया, तो ऐसी कंडीशन में तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। मगर अगर गवर्नर ने स्टेट का पास किया हुआ कोई बिल था और उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया था, और प्रेसिडेंट ने फिर उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दिया, और उन्होंने फिर से उसको या तो विद मॉडिफिकेशंस या विदाउट मॉडिफिकेशंस पास करके फिर प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया, तब भी प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस बिल के ऊपर साइन करे ही करे, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, उसकी मर्जी है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है अपना पूरा केस है कि जब गवर्नर के पास में या फिर जब प्रेसिडेंट के पास में साइन होने के लिए बिल आता है तब क्या किया जाता है, तब क्या नहीं किया जाता। ये हो गया कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन ये उठेगा कि हर बिल तो गवर्नर जो है वो रिजर्व करता नहीं होगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो ऐसे कौन कौन से बिल्स होते हैं जिनको जनरली प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया जाता है। अब उनकी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। The reservation is obligatory when the bill passed by the state legislature endangers the position of the state high court। मतलब ये कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून पास किया है जिसके चलते उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसकी पोजीशन को किसी तरीके से कोई खतरा है, या हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनके जो फंक्शंस है उसमें किसी तरीके का दखल अंदाजी हो रही है, किसी तरीके का कोई टकराव आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके गवर्नर को ये ऑब्लिगेटरी है कि उसको उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई इस तरीके का कानून पास किया है जिसके चलते स्टेट के हाई कोर्ट की पोजीशन को किसी भी तरीके का कोई खतरा है, कोई इंडेंजरमेंट अगर होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑब्लिगेटरी है कि गवर्नर उस पर साइन नहीं करता, उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें गवर्नर एक बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करता है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? इफ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कि अगर आपने स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया है जिसमें कोई प्रावधान ऐसे हैं या फिर वो पूरा का पूरा बिल ही ऐसा है कि वो संविधान के खिलाफ जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद दोनों ने अगर आपका एक ऐसा कानून पास किया है या फिर एक ऐसा बिल पास किया है जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के खिलाफ जा रहा है, या फिर पूरा का पूरा बिल ही ऐसा है कि वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, ऐसी कंडीशन में गवर्नर उसके ऊपर साइन नहीं कर सकता, फिर वो बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। दूसरा, अगर आपने कुछ इस तरीके का बिल साइन किया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ जाता है, यानी कि डीपीएसपी, या फिर यूं बोलूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 4 के खिलाफ जाता है, या उसके किसी भी प्रोविजन के खिलाफ जाता है, इस तरीके का बिल आपने अगर पास कर दिया है अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, इन दैट कंडीशन आल्सो गवर्नर साइन नहीं करेगा, ना एसेंट देगा, ना बिल को रिटर्न करेगा, वो रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए। तीसरा, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर आपने एक ऐसा बिल पास कर दिया जिससे राज्य का भला हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल अगर देश की बात की जाए तो देश का नुकसान हो रहा है, या देश के पूरे हित में वो बिल नहीं है, वो बिल जो है देश के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। चौथा, ये हो सकता है कि कोई ऐसे मैटर के ऊपर आपने बिल पास किया हो जो ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर हो, अगर कोई ऐसा मैटर हो जो बहुत बर्निंग इशू है जिसके पूरे के पूरे देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है या पड़ सकता है, इस तरीके की परिस्थितियां हैं, गवर्नर को अगर ऐसा लगता है तो भी इन दैट कंडीशन वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेता है। एंड लास्ट, कि अगर आपने कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में अगर कोई बिल पास किया है, देखिए होता क्या है, तो इन दैट कंडीशन भी जो है आपका जो बिल है इसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट थोड़ा समझा देता हूं। भारत के संविधान में आर्टिकल 31A लिखा हुआ है, उसमें यह बोला गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कहीं पर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए या पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर कहीं पे कोई प्रॉपर्टी आपको चाहिए, कोई जमीन आपको चाहिए जिसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ डेवलपमेंट करना है वगैरह वगैरह, जिससे देश का फायदा होगा या समाज का ओवरऑल फायदा होगा, अब वो जमीन अगर किसी और के स्वामित्व में है तो आप उसको कंपलसरीली एक्वायर कर सकते हो, जिसकी वो जमीन है वो फिर आपको मना नहीं कर सकता देने से। तो ये आर्टिकल 31A के तहत में गवर्नमेंट के पास में पावर है। अब अगर इस तरीके का कोई कानून आपने पास किया है जिसके चलते आप
आर्टिकल 31A का इस्तेमाल कर कर स्टेट में कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी आप एक्वायर करना चाहते हो, इन दैट कंडीशन भी ये बिल रिजर्व होता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ये बिल पास हो सकता है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो अपने काम की हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए खबर क्या है, फिर से अपन लौटना है कि आपके अलग अलग कुछ स्टेट्स हैं, वहां पे कुछ बिल्स पास हो रहे हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर साइन करने से या तो मना कर देते हैं, मना नहीं करते हैं तो लंबे वक्त तक लटका के रखते हैं, फिर ये लोग स्टेट गवर्नमेंट्स कोर्ट चली जाती हैं और उनका फिर आपस में जो भी नूरा कुश्ती चल रही है वो हो रही है। ये अपने लिए किसी काम की नहीं है, मगर क्योंकि ये मैटर उठा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की तल्ख टिप्पणी कर दी है, इसका मतलब अब गवर्नर का जो रोल है बिल की पासिंग में वो न्यूज में आ गया, अब इसके ऊपर चर्चा होगी, तो ये बन गया अपना बर्निंग इशू। अब यूपीएससी अगर सवाल पूछेगी तो ये नहीं पूछेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला क्या नहीं बोला, या कौन से स्टेट के साथ में किसके बीच में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे, मगर क्वेश्चन बनेगा गवर्नर की आपकी जो पावर्स होती हैं उसके ऊपर, या फिर फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं बिल के पैसेज से रिलेटेड उसको लेके। तो क्वेश्चन अपना जो बन सकता है वो अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि अगर प्रेसिडेंट के पास में एक बिल आता है पार्लियामेंट से पास होकर तब क्या होता है, गवर्नर के पास में जब एक बिल आता है स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर तब क्या होता है, और अगर गवर्नर उस बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तब क्या होता है या फिर क्या हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि गवर्नर किन किन कंडीशंस में किन किन परिस्थितियों में गवर्नर के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि उसे वो बिल को रिजर्व करना ही है, वो सारी की सारी कंडीशंस हमने पढ़ ली। अब अगर क्वेश्चन यहां से बना तो इतने में से ही आएगा, इसके पार नहीं जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, अब नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। चले देखते हैं सर, चलें अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज एक नई स्कीम के बारे में है जिसका नाम है भारत आटा स्कीम। अब ये जो क्वेश्चन है इससे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग में आप इसमें जो डाटा दिया गया है उसमें से कुछ डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो, इसको एक एग्जांपल के तौर पर वहां पे कोट कर सकते हो। तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाली न्यूज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेवेंट है, बट ये खबर अपने लिए प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है या फिर ज्यादा काम की। अब खबर यह है भारत आटा स्कीम के तहत में कि भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत वो भारत ब्रांड के नाम से आटा बेचेंगे अफोर्डेबल प्राइस पे या फिर अफोर्डेबल कॉस्ट पे। ठीक है, व्हीट फ्लोर या फिर आटा जो है उसको भारत ब्रांड आटा के तहत में या फिर भारत आटा स्कीम के तहत में बेचा जाएगा। एंड मैक्सिमम कितने प्राइस पे बेचा जाएगा, 27.50 रुपए पर किलोग्राम के रेट पर ये भारत आटा या फिर भारत ब्रांड के नाम से आटा बेचने वाले हैं भारत सरकार। अब आज की तारीख में आप नेशनल एवरेज देख लो कि पिसा हुआ आटा आपको कितने में मिलता है, तो नेशनल एवरेज निकल कर आता है लगभग 35 रुपए 93 पैसे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है, बट ये एवरेज निकाला गया है नेशनल लेवल पर सारी अलग अलग जगहों की प्राइसेस का, तो लगभग 36 रुपए के आसपास आपको पिसा हुआ आटा पड़ जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका त्योहार का सीजन आ रहा है, दिवाली बहुत करीब है, एंड ऐसी परिस्थिति में अगर और प्राइसेस वगैरह जो हैं काफी सारी कमोडिटीज के बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अभी कंफ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, इसके चलते ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल अगर हम देखें नॉर्मल टाइम पीरियड में उसकी अपेक्षा प्राइसेस वगैरह काफी सारी कमोडिटीज की थोड़ी सी हाई। ऐसे परिस्थितियों के चलते लोगों के त्योहार खराब होंगे, एंड इसके अलावा काफी सारे गरीब परिवारों की अगर बात की जाए तो उनके लिए फिर आटा बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना अफोर्डेबल नहीं रह जाता, जिससे फिर और भी इश्यूज वगैरह बनते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के पॉइंट से भारत ब्रांड के तहत में 27.50 रुपए में पर किलोग्राम भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो पिसा हुआ आटा बेचेंगे। ठीक है, द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड प्रोवाइड रिलीफ टू कंज्यूमर्स। तो त्योहार का मौसम है और इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव भी चला रही है कि भाई ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब क्या, डे टू डे लाइफ में जिनकी जरूरत पड़ती है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। अब आदमी को खाना तो खाना है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, कम से कम दिन की 2 मील्स जरूरी होती हैं, सबके लिए पेट भर के खाना जरूरी है। इसी तरीके से साफ पानी आपको मिलता रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट है। पर्याप्त नींद आपको मिल रही है, और ये कुछ बेसिक आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप ये ताकि आप एक नॉर्मल जिंदगी जो है ठीक ठाक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर जी सको, तो उसके लिए जो जरूरी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जिनके प्राइसेस कई सारे कंफ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते या फिर पैदावार में अगर कमी हुई है, कहीं पे अगर किसी चीज का अगर किसी ने अगर मार्केट में आने से रोक रखा है, कोई भी परिस्थिति हो, मगर जिसके चलते अगर एसेंशियल कमोडिटीज के जो
प्राइसेस बढ़ गए हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको नीचे लाने के लिए ये एफर्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसलिए भी किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े, उनको काफी हद तक रिलीफ मिल सके। अब भारत सरकार ने डिसाइड तो कर लिया कि वो भारत आटा के नाम से ये 27.5 रुपए पर किलो की एक अफोर्डेबल प्राइस पर ये आटा बेचने वाले, मगर ये बेचेंगे कैसे? अब ये तो होगा नहीं कि मोदी जी और बाकी उनके जो आपके मंत्री वगैरह है वो डोर टू डोर जाके आटा वगैरह बांटना शुरू कर दें। तो किस माध्यम के थ्रू ये आटा पहुंचाया जाएगा, किस माध्यम के थ्रू ये आपका जो व्हीट फ्लोर है लोगों तक पहुंचाया जाएगा, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। भारत आटा विल बी अवेलेबल थ्रू वेरियस आउटलेट्स इंक्लूडिंग केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नैफेड, एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एनसीसीएफ, इंश्योरिंग इट्स एसेसिबिलिटी टू ब्रॉडर कंज्यूमर बेस। मतलब भारत सरकार अपनी 3 एजेंसीज के थ्रू ये आटा बाजार में उतारेगी या फिर लोगों तक पहुंचाएगी। यानी कि आप चाहो तो इसे केंद्रीय भंडार से जाके भी खरीद सकते हो, दूसरा आपका जो ये नैफेड है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां से भी जाके ले सकते हो, या फिर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एनसीसीएफ, इनमें इससे भी जाके खरीद सकते हो। इन 3 एजेंसीज के थ्रू ये आटा मार्केट में उतारा जाएगा और ताकि बड़े लेवल पर कंज्यूमर बेस तक इस आटे को पहुंचाया जा सके। द एफर्ट्स टू स्टेबलाइज प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी हैव नॉट ओनली बेनिफिटेड कंज्यूमर बट आल्सो सपोर्टेड फार्मर्स बाय इंश्योरिंग अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। अब भारत की सरकार जो वक्त वक्त पर ये कोशिशें करती है कि कई बार प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो फिर अफोर्डेबल रेट पर आप प्याज बेचने लगते हो, कई बार किसी और चीज की कीमत ज्यादा हो गई, आटे की कीमत ज्यादा हो रही तो अफोर्डेबल प्राइस पर आप आटा बेच रहे हो। इस तरीके के जो एफर्ट सरकार के द्वारा किए जाते हैं, इससे आपके जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको तो फायदा होता ही है कि अफोर्डेबल रेट्स पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। साथ ही साथ वो किसान या फिर वो प्रोड्यूसर्स जो इन सारी चीजों को बना रहे हैं, उनके लिए भी एक इंश्योरिटी हो जाती है कि फेयर प्राइसेस उनको मिलते रहेंगे। और प्राइसेस यहाँ से स्टेबलाइज कैसे होती हैं ये भी आप समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए कि कोई आदमी अब गेहूं या फिर आटा जो है उसको दबाकर बैठा है, मार्केट में आने ही नहीं दे रहा, उसका प्लान ये है कि मैक्सिमम एक लेट से 40-50 किलो तक आपका पर किलो आटा पहुंच जाए, और इतना ज्यादा कमी अपन लोग मार्केट में बनाते हैं, और उसके बाद में फिर अपन अपना आटा जो है मार्केट में उतारना शुरू करेंगे और 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे और खूब प्रॉफिट कमाएंगे। अब अगर कोई इस तरीके के इंटेंशन के साथ में आटे को या फिर गेहूं को इंटेंशनली मार्केट में नहीं आने दे रहा, ब्लॉक करके बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अब सरकार ने अगर खुद 27.5 रुपए में आटा बेचना शुरू कर दिया, तो ये लोग अगर बाद में मार्केट में निकाल भी ले अपना 50 रुपए किलो या 40 रुपए किलो, तो कोई खरीदेगा नहीं। अब इनको भी ये बात समझ में आ गई कि सरकारी सस्ते दाम पे बेच रही, तो फिर कोई क्या करेगा। ऐसी कंडीशन में तो फिर ये जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर ये जो पूरा होर्डिंग करके बैठे हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इन दैट कंडीशन ये लोग फिर इसको जो दबा के बैठे थे और ये एक अपना स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि अभी और दाम बढ़ने तो उसके बाद निकालेंगे, इनको मजबूर होकर अपना गेहूं या फिर अपना आटा बाहर निकालना पड़ेगा मार्केट में। और इससे फिर होगा ये कि जो अभी कमी बन गई है, जिसके चलते दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण सरकार को इस आपका सब्सिडाइज रेट पे बेचना पड़ रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकदम से फिर बहुत ज्यादा गेहूं बड़ी मात्रा में अगर मार्केट में आएगा तो फिर उसका दाम अपने आप कम होने लगेगा। दाम अपने आप कम होने लगेगा तो सरकार फिर ये इस पर्टिकुलर रेट पे बेचना बंद भी कर दे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिर रेट पहले ही ज्यादा कम होगा या अफोर्डेबल होगा तो जनता इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल रेट पर या फिर इससे भी अगर कम रेट चला गया तो उस पर खरीदना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स का भी भला होता है, और ये लोग जो बैठे रहते हैं ब्लैक मार्केटिंग करने के मूड में या फिर एकदम दबा के बैठे रहते हैं कि अपना कॉस्ट वगैरह बढ़ाते हैं, फिर अपन लोग जमकर प्रॉफिट कमाएंगे, इस तरीके के लोगों के मंसूबों पर भी पानी फेरा जाता है और यहाँ से प्राइसेस वगैरह काफी अच्छी हद तक स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो वक्त वक्त पर सरकार एसेंशियल कमोडिटीज के लिए इस तरीके की चीजें करती रहती है। तो ये हो गई भारत आटा स्कीम। अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो एक तो ये बनेगा कि भारत आटा स्कीम लाई क्यों गई है, तो अपने को याद रखना है 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स दोनों को फायदा मिल रहा है। कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल रेट पर ये चीज मिल जा रही है अगर, और एसेंशियल कमोडिटी है तो उनको क्योंकि इसकी जरूरत भी पड़नी है तो अफोर्डेबल रेट पर अपना काम चला पाएंगे। इसको लेकर फार्मर्स को अपना एमएसपी या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितनी कीमत मिल जा रही है सामान बेचने की। दूसरा ये है कि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो होल्डिंग हो रही है, जो एकदम इसको जानबूझकर इसकी सप्लाई को आने नहीं दे रहे मार्केट में और इसकी दाम बढ़ा के बैठे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाता है और प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि भारत आटा बेचा कहां पे जा रहा है, तो फिर अपने को याद रखना है 3 एजेंसीज हैं, केंद्रीय भंडार,
दूसरा नाफेड और तीसरा एनसीसीएफ, इनकी मदद से ये सारा का सारा बेचा जा रहा है। और यहाँ से एक और बात याद रखनी है कि जब भी इस तरीके के एसेंशियल कमोडिटीज की कमी मार्केट में होती है तो सरकार खुद फिर इनको जो है सस्ते दामों पर, अफोर्डेबल रेट्स पर, सब्सिडाइज रेट पर बेच सकती है ताकि इनकी आपूर्ति करवाई जा सके और इस तरीके से फायर फाइटिंग हो सके, जो भी आपकी एकदम क्राइसिस की सिचुएशन है हैंडल किया जा सके, और ये जो आपका प्राइसेस जो एकदम से बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, इसको स्टेबलाइज करवाया जा सके। तो ये अपन लोगों ने देख ली भारत आटा स्कीम। अब इसमें ये जो जिक्र आया है केंद्रीय भंडार का या फिर नाफेड का, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ये वो एजेंसीज हैं जिनकी मदद से ये सारा का सारा सामान बेचा जा रहा है तो फिर इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इन्हीं को क्यों चूज किया गया, इनकी ऐसी क्या खासियत है कि इनकी मदद से आप जो है सारा सामान बेचना चाह रहे हो। तो थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं कि नाफेड क्या होती है, केंद्रीय भंडार क्या होता है, इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलें देखते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे केंद्रीय भंडार के बारे में। केंद्रीय भंडार इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इन 1963। मतलब 1963 में स्थापित की गई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका जनरल फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उसको आज की तारीख में आमतौर पर केंद्रीय भंडार के नाम से जाना जाता है। The society endeavors to serve the central government employees and general public at large by providing quality goods of daily needs at reasonable prices and playing an effective role in the public distribution through its retail outlets। मतलब ये कि इस सोसाइटी का, जिसका नाम केंद्रीय भंडार है, जिसको 1963 में शुरू किया गया था, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन काम है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इन पर्टिकुलर अगर आप बात कर लो, एंड जनरल पब्लिक की अगर आप जनरली बात कर लेते हो, यानी कि ओवरऑल जो जनरल पब्लिक है उनके लिए, प्लस इन पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको खास तौर पे ध्यान में रखकर ये दो काम करते हैं। पहला तो ये कि जो भी आपकी जरूरत के डेली यूज के जो आपके सामान होते हैं, क्वालिटी गुड्स होते हैं, उसको रीजनेबल प्राइस पे ही अवेलेबल करवाते हैं। दूसरा जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, जिसकी मदद से सरकार लोगों को गेहूं, चावल और बाकी सारी चीजें मुहैया कराती है, उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में अपने आउटलेट्स का भी योगदान करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पूरे फंक्शनिंग में एक इफेक्टिव रोल ये प्ले करते हैं अपने रिटेल आउटलेट्स की मदद से। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। मतलब ये कि अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो भी डे टू डे यूज की जरूरत के सामान है वो एक रीजनेबल प्राइस में मिलते रहे, उसके लिए भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम केंद्रीय भंडार है ये काम कर रही है। और जनरल पब्लिक भी अगर यहाँ पर आती है तो उनको भी रीजनेबल प्राइसेस में सामान मिल जाए, डे टू डे डेली यूज का सामान यहाँ से मिल जाए रीजनेबल प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी का, उसमें भी ये सोसाइटी एक बड़ा रोल अदा करती है। इसके अलावा जितने भी गरीब हैं जिनको राशन कार्ड वगैरह पे 2 रुपए में या 3 रुपए में गेहूं चावल ये सब दिया जाता है, उनके ये पूरा का पूरा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ये जो पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इनके आउटलेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लोग यहाँ से भी जाकर अपना पीडीएस के तहत में उनको जो भी गेहूं चावल बनता है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो इसकी मदद से सुचारू रूप से जो भी आपके आश्रित हैं उन तक टाइम टू टाइम अपना जो भी अनाज वगैरह है सरकार के द्वारा जो पहुंचाए जाने हैं वो पहुंचाए जा सकें, प्लस जो डेली यूज का सामान है वो भी यहाँ से वो लोग ले सकें। ये दो काम प्राइमरीली ये पर्टिकुलर बॉडी करती है। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके तहत में काम करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत में ये लोग काम करते हैं। किसके और कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार को आप ध्यान से देखिए केंद्रीय भंडार किसके तहत में काम करता है या फिर ये नाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये किस मिनिस्ट्री के तहत में काम करती है, आपके सपने में भी नहीं आएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। स्पेकुलेटिव गेसिंग करोगे तो इन दैट कंडीशन आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये जो है डीओपीटी के तहत में काम कर सकती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के तहत में काम कर सकती है। इन मिनिस्ट्रीज का नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, प्रमोशन इन सब से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड मिनिस्ट्री है। इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में क्या लेना देना? अगर इस तरीके का कोई आपका केंद्रीय भंडार है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगा हुआ है तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत में आता होगा। लोग जनरली ये इसी तरीके का स्पेकुलेशन लगाएंगे। तो इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि ये केंद्रीय भंडार किसके तहत में आता है। याद रखिएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवियंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के तहत में आता है। इसके अलावा इसकी जो एक और खासियत है, इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कंट्री। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं या फिर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इस तरीके के सामान बेचती हैं जिनका कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को का प्रोक्योरमेंट करती हैं और उसके बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कराती हैं, इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की जाए तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी केंद्रीय भंडार है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट
के बिहाफ पर ये लोग काम करते हैं। इट इज अ मल्टी स्टेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज फंक्शनिंग इन मोर देन वन स्टेट। एंड ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या, अब अगर इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो एक या दो स्टेट्स में तो फोकस होगा नहीं, जनरली ये पूरे के पूरे देश में ही काम करती है। ऑल इंडिया लेवल पर इसके आउटलेट्स आपको लगभग हर राज्य में एंड यूटीज में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इतनी कुछ बातें हैं केंद्रीय भंडार के बारे में जो हमको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो है उस वो जिसके बारे में हमको बात करनी है वो है नाफेड। मगर नाफेड को पढ़ने से पहले केंद्रीय भंडार पे क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि केंद्रीय भंडार है क्या, तो याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1963 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इन जनरल एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे पब्लिक इन पर्टिकुलर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इन पर्टिकुलर और ओवरऑल जनरल पब्लिक की बात की जाए, डेली यूज का सामान अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाए, क्वालिटी का मिल जाए, उसके लिए काम करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसको अपने आउटलेट्स वगैरह की मदद से उसमें भी पार्टिसिपेट कर कर उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, किसके अंडर में आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में। मिनिस्ट्री का नाम मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, सबसे बड़ी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एंड जाहिर सी बात है पूरे भारत की, एंड जाहिर सी बात है कि मल्टी स्टेट्स में काम करती है। लगभग लगभग पूरे भारत में आपको केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, यूटीज में। इतने कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और अगर आया तो प्रीलिम्स में ही आएगा। अगला या फिर अगली जो कोऑपरेटिव बॉडी है जिसके बारे में बात करनी है उसका नाम है नाफेड। चलें देखते हैं इसे। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नाफेड। नाफेड was established in 1958. It is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act. It was set up with the objective to promote cooperative marketing of agricultural produce to benefit the farmers. Agricultural farmers are the main members of NAFED who have the authority to say in the form of members of the general body in the working of the NAFED. मतलब ये कि NAFED एक संस्था है जो, NAFED भी बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड ऑब्वियस सी बात है NAFED भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक से ज्यादा स्टेट्स में। दूसरे शब्दों में इनफैक्ट पूरे भारत में ये काम करती है। क्यों? क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत में इसको रजिस्टर किया गया। सबसे पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक है, 1958 में इसको बनाया गया था। मगर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले की बात करी, केंद्रीय भंडार का मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर तक जो आपके डेली यूज के प्रोडक्ट्स या फिर डेली यूज की जो चीजें हैं वो पहुंचाना है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये वो नहीं है। इट वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। यानी कि नाफेड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है किसानों को फायदा पहुंचाया जाए, या फिर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को इस तरह से बढ़ाया जाए, किसानों का सामान वगैरह इस तरीके से बिकवाया जाए, इस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह की खरीद फरोख्त हो कि किसानों को फायदा हो। मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये। एग्रीकल्चरल फार्मर्स आर द मेन मेंबर्स ऑफ नाफेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाफेड के जो भी मेंबर्स होते हैं किसान खुद होते हैं, या फिर मेन मेंबर्स की बात की जाए तो किसानों का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट से है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बैठकर किसानों के लिए पॉलिसी बना दी और इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नाफेड में बाकायदा किसानों को मेंबर्स बनाया जाता है और इनका एक बहुत प्रोमिनेंट रोल नाफेड की पूरी वर्किंग में होता है, क्योंकि एक जनरल बॉडी है नाफेड की वर्किंग के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जनरल बॉडी इन द वर्किंग ऑफ द नाफेड। इस जनरल बॉडी में किसान होते हैं और ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो नाफेड को बताते हैं कि भाई आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो खैर सरकार अब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, यानी कि किसानों का जो भी आपकी उपज हो रही है उसकी खरीद फरोख्त में नाफेड का इस्तेमाल करती है, एंड इनकी मदद से किसानों का एमएसपी वगैरह पे सामान भी काफी सारा खरीदा जाता है। वो सब अपनी जगह ठीक है, बट मेन काम यह है कि किसानों का फायदा या किसानों का भला करवाना है। बट साथ ही अब यहाँ पे क्योंकि ये जो पूरा भारत आटा की स्कीम है, इसके तहत में अब आपको आटा चाहिए, तो आटे के लिए गेहूं चाहिए, तो फिर गेहूं वगैरह आप प्रोक्योर कर सकते हो किसानों से एमएसपी पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भारत आटे की जो स्कीम है उसके साथ में नाफेड भी आकर जुड़ जाता है। तो मगर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर्स का फायदा नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव किसानों का फायदा, ये अपने को ध्यान रखना है। पर फिर भी इसके जो मेन मोटे मोटे तौर पर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या है देख लेते हैं। टू फैसिलिटेट, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट द मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, पार्टनर्स एंड एसोसिएट्स इन एग्रीकल्चर, अदर कमोडिटीज, आर्टिकल्स एंड गुड्स। मतलब ये कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें हैं, या एग्रीकल्चर के साथ में रिलेटेड जो दूसरी कमोडिटीज, आर्टिकल्स या गुड्स वगैरह हैं, इनका कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इनकी सेलिंग हो सके, इनकी मार्केटिंग हो सके, और ये सारी चीजें करवाने में एक फैसिलिटेटर के तौर पर नाफेड काम करता है अल्टीमेटली, ताकि इससे फार्मर्स का वेलफेयर हो सके। ठीक है, ये जो इतनी सारी बातें हैं कि आप जो है
कोऑर्डिनेट भी कर रहे हो, फैसिलिटेट भी कर रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप प्रमोट भी कर रहे हो ट्रेडिंग एक्टिविटीज कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की, ताकि जो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई हैं या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ में जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें क्यों करवा रहे हो? ताकि अल्टीमेटली फार्मर्स तक इस पूरे के पूरे बेनिफिट को पहुंचाया जा सके। दूसरा, टू अंडरटेक और प्रमोट इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑब्वियस सी बात है, अब इंटर स्टेट ट्रेड होगा तो उसमें भी किसानों का अल्टीमेटली इनको किसानों के प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के साथ में डील करना है। तो अगर इंटरनल ट्रेड होगा, स्टेट्स के बीच में आपस में ट्रेड होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट के जिलों के बीच में आपस में अच्छा ट्रेड हो रहा है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट अच्छा ट्रेड हो रहा है, और अगर इन्हीं का प्रोडक्ट ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी भेज रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे आपके ट्रेड का स्केल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा कमाई होगी। ये तो अगर ये इंटर स्टेट इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करते हैं तो सामान किसानों का ही ज्यादा बिक रहा है, किसानों का सामान ज्यादा बिक रहा है, किसानों की ज्यादा बेहतरी हो रही है, किसानों के अच्छे दिन आ रहे हैं, इसका फायदा भी इनको देखने को मिल रहा है कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो रहा है। टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेस, सेल, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार हर साल एमएसपी पे रबी और खरीफ दोनों की फसलें किसानों से खरीदती है। अब फिर वही बात है कि मोदी जी की सरकार खुद तो जाके नहीं बैठेगी जहां पे आपकी गल्ला मंडियों में, वहां पे जाके किसानों से सामान खरीदेगी ना, ये होगा कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के लोग वहां पर जाके की जो मंत्री हैं वो जाके बैठेंगे। तो सरकारें जो हैं ये काम करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस को जिम्मेदारी दे देती हैं कि भैया तुम ये सारा का सारा सामान जो है खरीदो, इसका प्रोक्योरमेंट करो और इसका पूरा पेमेंट तुम करो, हमारे ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर आती है। तो सरकार के एजेंट के तौर पर, या अगर सरकार ने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को या किसी दूसरे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी दी है, तो उसके एजेंट के तौर पर, उसके साथी के तौर पर परचेज करना है आपको किसानों का जो भी एमएसपी पे सामान है, या फिर कोई और चीज का प्रोक्योरमेंट करना है, उसको अगर बेचना है, उसको कहीं पे स्टोर करना है, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत में अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है पीटीएस के सिस्टम के तहत में, वो सारे के सारे काम करने की जिम्मेदारी भी नाफेड के ऊपर आती है। टू ऑर्गेनाइज कंसल्टेंसी वर्क इन वेरियस फील्ड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इन जनरल, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर रहे हैं इन जनरल, और इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाना अलग अलग फील्ड्स में, ताकि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ सके, इनको सलाह देना, इनको दिशा निर्देश देना, इनकी गाइडेंस वगैरह, इन सारी चीजें की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आती है। टू अंडरटेक द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स, प्रोसेसिंग, मेकिंग एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मशीनरी वगैरह है, वो मैन्युफैक्चरिंग अगर देश में नहीं हो रही है तो वो करवाई जाए, अगर मशीनरी महंगी मिल रही है तो उसको फिर सस्ता करवाया जाए, मशीनरी के कुछ पार्ट्स वगैरह हैं तो जो नहीं बनते हैं या महंगे बिक रहे हैं तो उसका कुछ व्यवस्था करवाई जाए, सामान जो आपने एग्रीकल्चरल आपका जो भी प्रोड्यूस वगैरह बन गया तो उसको फिर प्रोसेस किस तरह से करवाया जाए, पैकेजिंग किस तरह से कराई जाए, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था, ये सारे के सारे काम करने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आ जाती है। प्लस अगर आपने कहीं पे प्रोक्योरमेंट कर लिया, गेहूं, चावल, दाल या इस तरीके की चीजें अगर आपने किसानों से बड़ी मात्रा में खरीद के कहीं पे स्टोर कर ली, तो एक से दूसरी जगह भेजना भी पड़ेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे पंजाब से या हरियाणा से आपने बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं खरीद लिया, मगर इसको आप पीडीएस के तहत में डिस्ट्रीब्यूशन आपने राजस्थान में कराना है या दिल्ली में कराना है, या फिर पता चला है उत्तर प्रदेश वगैरह में कराना, तो यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो पूरे ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था वगैरह है जिसकी मदद से आप ये सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कराओगे, वो भी इन्हीं के माथे है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। एंड देन टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग रिसर्च, टू अंडरटेक मार्केटिंग रिसर्च एंड डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, यानी कि मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड है, कैसे बदलाव आ रहे हैं, किस चीज का दाम बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, किसकी कालाबाजारी होने के चांसेस हैं, किसका जो है आपको दिख रहा है कि पैदावार खूब हुई थी बट फसल उतना ज्यादा सप्लाई नहीं आ रही है, मतलब किसी ने स्टॉक की होल्डिंग वगैरह करके रखी है। सारी चीजों को देखते रहना है, अकॉर्डिंगली प्लान्स वगैरह बनाना, ताकि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा कमी ना पड़ जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा किसी के दाम वगैरह ना बढ़ जाए, किसी के बहुत ज्यादा दाम कम ना हो जाए, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी भी इन पे आती है। प्लस मार्केट इंटेलिजेंस, यानी कि मार्केट में अपने लोगों को लगा के भी रखते हैं कि पता करो भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कोई नेक्सस बना लिया है, आपके जो भी विक्रेता वगैरह हैं और किसानों का शोषण कर रहे हैं, या इस तरीके की चीजें हो रही हैं कुछ किसी की चलते, जिसके चलते किसानों का शोषण वगैरह, इन सब चीजों पर भी ध्यान रखने के लिए अपनी इंटेलिजेंस ये लोग बना के रखते हैं, लोगों से खबरें वगैरह लेते रहते हैं। एंड लास्टली टू अरेंज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, सप्लाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह वगैरह। तो अपने जो एम्प्लॉइज हैं जिनकी मदद से ये सारा काम करवाएंगे, प्लस दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इनके तहत में काम करती हैं, उनके एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग वगैरह भी ये लोग करवाते हैं, ताकि ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली अचीव कर सके, इफेक्टिवली ये सारी की सारी जिम्मेदारियां ढंग से निभा सकें। ये सारा काम करने की जिम्मेदारी
नाफेड के ऊपर आती है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बट उसके पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। तो नाफेड कब बना था, किस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और मेनली ये किन के लिए काम करता है, और एग्रीकल्चरल फार्मर्स का नाफेड में कोई से है या नहीं है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बाकी ये सब चीजों पे तो मुश्किल है कोई क्वेश्चन है, बट एक जो मेन पॉइंट है कि नाफेड प्रोक्योरमेंट करता है, एमएसपी पे सामान काफी बड़ी मात्रा में सरकार के बिहाफ पर खरीदता है। तो ये कुछ बातें हैं जो नाफेड के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर से क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं सर। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब हमको बात करनी है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव के बारे में। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस या फिर IPMDA इनिशिएटिव, इसके बारे में हमको बातचीत करनी है। अब ये IPMDA इनिशिएटिव या इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन इनिशिएटिव क्या है या क्या नहीं है, उसको डिस्कस करने के पहले कि इसको पढ़ना क्यों है, ये खबरों में है क्यों, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि नेवी चीफ ने रिसेंटली एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का जिक्र किया। उन्होंने ये बोला था कि इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं IPMDA या इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के जो इनिशिएटिव्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं। इस तरीके की पार्टनरशिप्स या इस तरीके की जो अलायंसेस हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल हैं, ये बहुत जरूरी हैं इन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। पूरा जो हमारा इंडियन ओशियन का रीजन है, यहाँ पे कोई किसी तरीके का मिस एडवेंचर ना कर सके, कोई किसी तरीके की नेवल सुपीरियरिटी हासिल कर दादागिरी ना कर सके, जो कमजोर राष्ट्र हैं उनको परेशान ना कर सके, किसी को रोक ना सके, थ्रेटन ना कर सके, यहाँ पे सब सुकून से और सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए इस तरीके के अलायंसेस बनाना, इस तरीके की पार्टनरशिप्स बनाना बहुत जरूरी है। इस तरीके का जिक्र हुआ था IPMDA का, इसलिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव अभी न्यूज में आ गया था। अब इसको डिस्कस करने के पहले इसमें जो जिक्र आ रहा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव में, ये जो इंडो पैसिफिक का जिक्र आ रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक है कहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपका इंडियन ओशियन रीजन है, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपका पैसिफिक ओशियन का रीजन है। तो यहाँ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेकर ये पूरा का पूरा इलाका डीप पैसिफिक ओशियन में आप निकल जाइए, ये जो पूरा आपको यहाँ पे मैरीटाइम एरिया देखने के लिए मिल रहा है, जो पूरा सी देखने के लिए मिल रहा है, इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। अब अगला सवाल ये कि ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है क्या, या फिर ये पूरा का पूरा अलायंस है क्या। तो पहली चीज तो ये कि ये एक अलायंस है जिसको क्वाड ग्रुपिंग या फिर क्वाड ग्रुप के द्वारा अनाउंस किया गया था। क्वाड ग्रुप में कौन कौन आते हैं, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, USA आता है। इन चारों ने ग्रुप बना रखा है जिसको बोलते हैं क्वाड। अब ऐसे तो ये काफी सारी बातें हैं कि भाई क्वाड ग्रुपिंग बनाई गई है ताकि इंडो पैसिफिक में सब लोग जो है सुकून से अपना काम कर सकें, कंडक्ट कर सकें, कोई किसी को थ्रेटन ना करे, बड़ी बड़ी बातें। मगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली चाइना को कंटेन करना। जिस तरीके से चाइना का राइज हो रहा है, और जिस तरीके से चाइना एक तरीके की दादागिरी जो है पूरे अपने क्षेत्र में, साउथ चाइना सी हो गया या इंडियन ओशन का रीजन हो गया, पैसिफिक ओशन के रीजन में जिस तरीके की दादागिरी चाइनीज कर रहा है, उससे एक बात क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ेगी ये दूसरों को परेशान करेंगे, एंड दूसरों को कहीं ना कहीं उनके जो राइट ऑफ नेविगेशन है उसमें खलल डालेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो फिर कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। इसलिए इस तरीके के अलायंसेस बनाए गए, इन चारों देशों ने मिलकर एक अपना क्वाड अलायंस बनाया है ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। बातें बहुत सारी होती हैं कि फ्री आपका इंडो पैसिफिक रहे सबके लिए, सारी फ्री एंड सिक्योर, इस तरीके की बातें, बट मोर और लेस अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो क्वाड अलायंस बनाया गया है चाइना को कंटेन करने के लिए। अब इन लोगों ने अपना एक समिट किया था टोक्यो में 2002 में, सॉरी 2022 में, यहाँ पे गलत लिखा है, 2022 में इन्होंने अपना एक समिट किया था। एंड उस समिट में इन्होंने ये पूरा का पूरा जो अलायंस है IPMDA इसको घोषित किया, या फिर उन्होंने बोला कि हम चारों लोग या पांचों लोग, इस चारों लोग और बाकी अगर कोई और भी शामिल होना चाहता है तो हम इस तरीके का अलायंस अपना जो है बना रहे हैं। अब 2022 में इस अलायंस को डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि आपके नेवी चीफ ने इसका जिक्र अभी किया, इसलिए करंट अफेयर्स में आ गया है। अब UPSC इसके ऊपर सवाल 24 में पूछ सकती है। पॉइंट इसकी ये जो पूरा का पूरा अलायंस है ये करना क्या चाहता है, तो इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इट वांट टू ट्रैक डार्क शिपिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है डार्क शिपिंग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव
पीएमडी अलायंस का ये है कि ये डार्क शिपिंग को रोकना चाहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि डार्क शिपिंग होती क्या है? देखिए क्या होता है कि जब भी एक शिप एक से दूसरी जगह सेल करता है तो उसके ऊपर उसका, जैसे हमारी गाड़ियों में जीपीएस के ट्रैकर्स होते हैं, उसी तरीके से शिप के ऊपर भी जो है उसकी पोजीशन वगैरह को पता करने के लिए वो कहां से कहां जा रहा है उसका एक ट्रैकर होता है। अब अगर आप उस ट्रैकर को ऑफ कर दोगे तो फिर उसके बाद होगा ये कि आप अपनी पोजीशन जो है उसके उस शिप को ट्रैक नहीं किया जा सकता। कई बार इस तरीके से शिप्स वगैरह की जो आपके जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं इनको ऑफ कर कर इनके ऊपर कई सारी ऐसी चीजें सप्लाई की जाती हैं जनरली सप्लाई नहीं की जानी चाहिए, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों का उल्लंघन किया जाता है और आपस में कई सारे कंट्रीज इस तरीके की चीजों का ट्रेड करते हैं जो शायद अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है वगैरह वगैरह। मगर इस तरीके के काम करने के लिए ये जो प्रोसेस की जाती है कि आप शिप का जीपीएस ट्रैकर ऑफ कर देते हो और उसके बाद में कोई भी चीज शिप करके एक से दूसरी जगह ले जाते हो, ये कहलाती है डार्क शिपिंग। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। रशिया के ऊपर सपोज कर लीजिए बैन लग गया, रशिया के ऊपर बैन लग गया, फिर चलिए रशिया की बात छोड़ते हैं, ईरान की बात करते हैं। ईरान के ऊपर बैन लगा हुआ था कि आप अपना ऑयल वगैरह जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब ईरान का ऑयल जैसी मार्केट से बाहर जाएगा तो जो दूसरे आपके ऑयल प्रोड्यूसर्स थे उनको फायदा मिल गया कि अगर लेट से ईरान एक दिन का 10 मिलियन बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट करता था। अब जैसे ही आपने ईरान के ऊपर बैन लगाया कि भाई आप ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ईरान अब एक भी बूंद तेल का जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो मार्केट में 10 मिलियन बैरल्स की एकदम से कमी आ गई। अब जो दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो इसका फायदा उठाएंगे और ये जो कमी आ गई है इसके चलते वो अपना ऑयल प्रोडक्शन, अपना जो ऑयल जो बेच रहे हैं उसकी कीमत बढ़ा देंगे, क्योंकि किसी चीज की जब कमी होती है और डिमांड उसकी एज इट इज बनी हुई है तो फिर इन्फ्लेशन होता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो वो इसकी दाम बढ़ा देंगे। इसको काउंटर करने के लिए सपोज कर लीजिए कोई देश है, उसने बोला कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ईरान का जो तेल था वो ठीक ठाक हमें सस्ता पड़ जाता था, बाकी जो लोग हैं वो हमको तेल महंगा बेच रहे हैं, तो वो एक काम उन्होंने लेट से ईरान के साथ में एक सेटिंग करी। उन्होंने बोला कि तुम यार हमें तेल भेजो, एक जहाज से हमें तेल भेजो, मगर उसका जो जीपीएस ट्रैकर है उसको ऑफ रखना। तो ईरान ने एक जहाज भर के एक पर्टिकुलर देश को खूब सारा तेल भेजा, जीपीएस अपना उन्होंने, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि वो यहाँ पे जीपीएस ट्रैकर ऑन करके आगे निकले। जैसे ही वो समुद्र में गए एक जगह पे पहुंचे, उन्होंने अपना जीपीएस ट्रैकर ऑफ कर दिया। उसी वक्त में वो जो दूसरा देश है जिसने इनसे बोला था कि तुम हमें ये ऑयल लेकर यहाँ पे मिलना, वो अपना एक जहाज लेकर आ गए, ये भी रास्ते में आके इन्होंने भी अपना जीपीएस ट्रैकर ऑफ कर दिया। अब इन्होंने शिप टू शिप अपना लोडिंग कर ली, ईरान का जो जहाज आ रहा था जिसका जीपीएस ट्रैकर बीच समुद्र में बंद कर दिया, और ये जो दूसरे कंट्री का जहाज है जिसका जीपीएस ट्रैकर भी बंद है, उन्होंने यहाँ से उठा के अपना जो सारा ऑयल है इसमें आपका लोड किया और इसको लेकर ये फिर वापस आ गए। अब किसी को नहीं पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑयल है जिस भी देश में जा रहा है वो कहां से आया है। तो आपने भले ही ईरान के ऊपर बैन लगा रखा हो, मगर इस तरीके से ईरान ने अपना ऑयल वगैरह जो एक्सपोर्ट कर लिया और उसके बाद फिर जो भी तरीके से पैसे वैसे सप्लाई करना है इस देश को, जैसे भी इसका भुगतान करना है वो अपना देख लेंगे। ये अगर बेसिकली जो पूरी की पूरी चीज है इसको कहा जाता है डार्क शिपिंग। ठीक है, तो डार्क शिपिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए डार्क शिपिंग क्या होती है तो याद रखिएगा, जीपीएस ट्रैकर बेसिकली आप अपना ऑफ कर देते हो और उसके बाद में आपकी शिप को ट्रेस नहीं किया जा सकता, ये आपका डार्क शिपिंग कहलाती है। एक तो इस चीज को रोकने के लिए, और अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम ट्रैक करने के लिए इस पर्टिकुलर अलायंस का इस्तेमाल करने का प्लान इन क्वाड देशों का बना था। दूसरा, टू बिल्ड अ फास्टर, वाइडर एंड मोर एक्यूरेट मैरीटाइम पिक्चर ऑफ नियर रियल टाइम एक्टिविटीज इन पार्टनर्स वाटर। मतलब ये कि इस अलायंस के जो 4 देश हैं इनके जो अपने टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसमें अगर कहीं पे किसी तरीके की कोई गतिविधि होती है तो जिस वक्त वो गतिविधि हो रही है अगर उसी वक्त आप उसका लाइव टेलीकास्ट देखने को मिल जाए या फिर उसी वक्त आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं भाई रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। एक जहाज चलना शुरू हुआ, अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है हमको पता चलता जा रहा है उसकी पोजीशन क्या है क्या नहीं है, ये कहलाती है रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि जैसे कोई आपका क्रिकेट मैच है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आप किसी ऐप के ऊपर उसको फ्री में देख रहे हो, मगर आप 10 मिनट लेट देख रहे हो या 5 मिनट लेट देख रहे हो या 3 मिनट लेट देख रहे हो, तो घटना 3 मिनट पहले घट चुकी है, उसके 3 मिनट बाद आप देख रहे हो। ये लगभग नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग कहलाती है। तो इन लोगों का कहना यह है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग तो जो है पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती, इतना बड़ा समुद्र है और इतनी सारी चीजें हैं, मगर नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके इसकी कुछ व्यवस्था हमको करवानी है पार्टनर्स वाटर्स में। यानी कि जो ये 4 देश हैं क्वाड के, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए,
इनके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकें चारों देश आपस में, ताकि कोई समस्या या थ्रेट आए तो एक दूसरे की मदद में आ सकें। प्लस अगर इस अलायंस में और लोग आकर जुड़ते हैं तो उनके भी फिर टेरिटोरियल वाटर्स की हम नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकें, और अगर कोई थ्रेट आए तो फिर उनकी मदद के लिए जा सकें। ये काम करने की भी एक जिम्मेदारी है। अब ये दोनों काम अगर ये लोग करना चाहते हैं, क्योंकि अब ध्यान से देखिए, इंडिया का तो खैर पूरा जो ओशियन है इंडियन ओशियन ही कहलाता है, इंडिया के आसपास का जो ओशियन है। जापान पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशियन में, और अमेरिका जो है उसका भी एक क्षेत्र, एक जो पूरा का पूरा कोस्ट है वो पैसिफिक में लगता है। तो बेसिकली ये जो अलायंस है अगर ये दोनों चीजें कर पाता है तो ये इंडियन ओशियन में भी और पैसिफिक ओशियन में भी काफी बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं कि इंडो पैसिफिक का एक काफी बड़ा क्षेत्र ये लोग कवर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस अलायंस की कोशिश ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन के 3 क्रिटिकल एरियाज हैं, पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशियन रीजन। इन तीनों रीजन्स को इंटीग्रेट किया जा सके, इन तीनों रीजन्स में अगर किसी भी तरीके की कोई डार्क शिपिंग हो रही है तो उसको भी ट्रैक किया जा सके, और अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति बन रही है तो उसको भी ट्रैक किया जा सके। अब ये बात ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी फोटोग्राफ देखकर। हमने क्या बोला कि हमें डार्क शिपिंग और ये सारा काम करवाना है इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन के 3 क्रिटिकल क्षेत्र हैं। पहला है पैसिफिक आइलैंड्स। फोटोग्राफ देखिए, पैसिफिक आइलैंड्स कहां से कहां तक पड़ते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। इनके बीच में जो ये पैसिफिक का ओशियन है, इसमें जो ये आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बहुत सारे, और ये हवाई हो गया, ये गुआम हो गया, और बाकी ये छोटे छोटे आइलैंड्स की पूरी एक श्रृंखला आपको देखने के लिए मिलती है। ये सारे कहलाते हैं पैसिफिक आइलैंड्स। अब यहाँ पर चाइना अगर किसी तरीके की कोई हरकत करे, इनफैक्ट चाइना का नाम तो खैर उन्होंने नहीं लिया, बट फॉर दैट मैटर कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके की हरकत करे, इन जनरल इन पर्टिकुलर अगर चाइनीज नेवी यहाँ पे कुछ अगर मिस एडवेंचर वगैरह करती है या कुछ हरकतें करती है तो फिर उसको ट्रैक करके उसके खिलाफ एक्शन वगैरह लिया जा सके। ये हो गया आपका पैसिफिक आइलैंड्स। दूसरा जो रीजन है, दूसरे रीजन का नाम है साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पूरा म्यांमार से लेके ये जो पूरा पूरा क्षेत्र है इंडोनेशिया इन सारा, इसको साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है। इस रीजन में अगर किसी तरीके की दादागिरी चाइनीज करते हैं इन पर्टिकुलर, या फिर कोई और अगर किसी तरीके की हरकत करता है तो यहाँ पे भी नजर रखी जा सके, सफिशिएंट एक्शन लिया जा सके। और तीसरा इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ऑस्ट्रेलिया और ये आपका अफ्रीका के बीच में, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो वाटर्स हैं ये सारे के सारे इंडियन ओशियन रीजन कहलाते हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार, ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ ईस्ट एशिया के पहले से लेके यहाँ आपका जो ये ईस्ट कोस्ट लग रहा है अफ्रीका का, उसके बीच में, और इंडिया के दोनों ये छोर, ये जो पूरे वाटर्स हैं ये वाटर्स कहलाते हैं इंडियन ओशियन रीजन। इसके पहले इस तरफ के ये जो सारा का सारा, ये जो सारा रीजन है, ये जो सारा क्षेत्र है, ये कहलाता है, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। और सबसे पहला पैसिफिक आइलैंड, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहलाते हैं पैसिफिक आइलैंड्स। अब ये जो 3 इलाके हैं ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के 3 क्रिटिकल पोर्शंस हो गए। अब ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, ये पूरा का पूरा अलायंस है, इन तीनों क्रिटिकल रीजन्स को इंटीग्रेट करके एक अच्छा, आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी सेटअप खड़ा करना चाहता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। Thus, this initiative seeks to establish a comprehensive system of monitoring and securing maritime activities in Indo-Pacific, thus ensuring safety of critical sea lines of communication and promoting cooperation among like-minded nations in the region. अब ये पूरा का पूरा जो अलायंस जब अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेगा, इसकी मदद से एक सिक्योर मैरीटाइम एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग हो सकेगी, एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बन सकेगा जिसकी मदद से पूरे के पूरी इलाके के ऊपर अच्छी नजर रखी जाए। इससे क्या होगा, आपकी जो क्रिटिकल सी लाइंस हैं जिनसे कम्युनिकेशन होता है, तेल सप्लाई होता है, आपका पूरा ट्रेड होता है, वहां पर किसी तरीके की पायरेसी या किसी और तरीके की कोई एक्टिविटी ना हो सके जिससे आपकी इन क्रिटिकल सी लाइंस को चोक किया जा सके, ये इंश्योर किया जा सकता है। एंड जितने भी लाइक माइंडेड नेशंस इस रीजन में हैं जिनको लगता है कि उनको इस अलायंस में जुड़ना चाहिए, उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। साफ सुथरी बात अगर देखी जाए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में बढ़ जाएगी अगर इस पूरे के पूरे अलायंस को इफेक्टिवली जो है फंक्शन करवाया जाता है। और क्योंकि ये न्यूज में आ गया है, नेवी चीफ ने इसका जिक्र किया है, तो फिर ये बर्निंग इशू भी बनता है, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की बात। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव या फिर IMPDA अलायंस है, ये किन लोगों ने बनाया था, कब अनाउंस किया था? तो इसको क्वाड कंट्रीज ने या क्वाड ग्रुप ने बनाया था, और टोक्यो में 2022 में एक समिट करी थी, उसमें बनाया था। ठीक है, अब ये किस पर्टिकुलर रीजन में फोकस करता है? तो
इंडो पैसिफिक रीजन में ये फोकस करता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डार्क शिपिंग को रोकना प्लस नियर रियल टाइम। अगर एमसीक्यू में ये लिखा हुआ आता है कि रियल टाइम एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, तो वो सही नहीं है। नियर रियल टाइम एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और डार्क शिपिंग को रोकना, ये इसका काम है। प्लस यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये डार्क शिपिंग नाम का जो टर्म है इसका क्या मतलब है, तो ये एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा डार्क शिपिंग का। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में कितने क्रिटिकल रीजन्स को इंटीग्रेट कर रहा है या किन रीजन्स में फोकस कर रहा है? पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशियन रीजन। अब अगर मैपिंग का कोई क्वेश्चन बनता है कि पैसिफिक आइलैंड कहां से कहां तक के बीच में पड़ते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, पिक्चर में आपको दिख रहा है। अगर ये पूछा जाए कि साउथ ईस्ट एशिया कहां पे है, कहां से कहां तक के रीजन को कहा जाता है, पूरा जो कलर्ड पोर्शन है वो साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। और इंडियन ओशियन रीजन कहां से कहां तक है, तो सिर्फ इंडिया के आसपास का वाटर नहीं, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया और ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया के पहले तक का जो वाटर्स हैं, इंडिया के दोनों तरफ के फ्लैंक्स, पर्शियन गल्फ वगैरह, सब ये जो है इंडियन ओशियन रीजन में यहाँ तक, ये जो पूरा यहाँ तक है। रेड सी अलग है, इंडियन ओशियन, और ये यहाँ ये पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ एंड ये सारी चीजें इंडियन ओशियन रीजन में गिना जाता है। ये अपने को याद रखना है। इतने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। चले, तो ये हो गई ये वाली न्यूज पूरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। ये खबर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर महिलाओं के वेलफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या फिर स्पेसिफिकली अगर फीमेल चाइल्ड या फिर फीमेल जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पर इस पर्टिकुलर न्यूज़ के एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं। खबर क्या है वो देख लेते हैं। Supreme Court gave central government 4 weeks for finalizing and placing on record an optimum menstrual hygiene policy with a focus on distribution of sanitary napkins। मतलब ये कि केंद्र सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 हफ्तों की मोहलत दी गई है, जिसमें उनसे ये कहा गया है कि भाई आप ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को फाइनलाइज करो और पब्लिक में रिकॉर्ड पे रखो ताकि कोई भी इसको देख सके, एक्सेस कर सके। एंड ये जो पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी है, इसमें फोकस आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर रहना चाहिए। थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या फिर इनफैक्ट जो छोटे शहर है वहां की भी बात की जाए, हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो स्कूल गोइंग आपकी जो वुमेन्स हैं या बच्चियां हैं, जब इनको मेंस्ट्रुएशन की साइकिल वगैरह आती है, तो आज भी काफी बड़े लेवल पर पैड्स वगैरह का इस्तेमाल कई जगहों पर नहीं होता, या फिर उतना साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, बच्चियों को पता नहीं रहता, तो इसके चलते साफ सफाई का ध्यान मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के वक्त में उतना नहीं रखा जा रहा है। कई जगहों पे अभी भी पैड्स वगैरह जो है एक्सेसिबल नहीं है लड़कियों को, तो इसके चलते कई बार फिर काफी सारी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन के खतरे हो जाते हैं, इससे काफी कई बार सीरियस इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। तो एक छोटी सी बात की साफ सफाई अगर रखी जाए, हाइजीन अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड में रखा जाए, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। बट कई बार क्योंकि आपके पास में पैड्स नहीं है या फिर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसको लेकर इतना ध्यान दिया नहीं जाता, बच्चियों को उतना सच पता नहीं रहता, तो इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से बोला है, एक तो इस तरीके की पॉलिसी बनाओ ताकि ऐसी बच्चियों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह के वक्त में उनके हाइजीन का ध्यान रखना है, किस तरीके से वो अपना हाइजीन का ध्यान रख सकती हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसकी तो पॉलिसी बनाओ 4 हफ्तों के अंदर अंदर और पब्लिक के सामने रखो। दूसरा ये कि ये पूरी पॉलिसी में जो मेन फोकस है वो सैनिटरी नैपकिन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो द कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू सेट डाउन अ नेशनल मॉडल फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट पर फीमेल पॉपुलेशन अक्रॉस गवर्नमेंट एडेड एंड रेसिडेंशियल स्कूल्स इन द कंट्री। साथ ही साथ सरकार को एक और निर्देश कोर्ट के द्वारा यह दिया गया है कि पर फीमेल पॉपुलेशन गवर्नमेंट एडेड और रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो भी अक्रॉस द कंट्री, यानी कि सरकार जितने भी स्कूल चला रही है या फिर जितने भी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को चला रही है, उसमें जितनी फीमेल पॉपुलेशन पढ़ रही है, उस फीमेल पॉपुलेशन के ऊपर कितने फीमेल टॉयलेट्स होने चाहिए या मिनिमम नंबर ऑफ कितने टॉयलेट्स आपको बनाने हैं या मेंटेन करने हैं, उसका भी एक सर्टेन स्पेसिफिक नंबर या एक सर्टेन पॉलिसी जिसके बेसिस पर ये नंबर्स डिटरमाइन किए जा सकते हो या किए जाएं, उसको आपको हमारे सामने रखना है। तो ये महिलाओं के हेल्थ एंड सैनिटेशन के रिस्पेक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला तो आपकी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो स्कूल गोइंग, जो छोटे शहरों की या गांव देहात की जो बच्चियां हैं, इनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन की पॉलिसी वगैरह बनाई है और उसमें सैनिटरी नैपकिन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करवाए जा सकते हैं, इसका मेन फोकस होना चाहिए इस पूरी की पूरी पॉलिसी में। पहली बात ये बोल दी। दूसरा, सरकार के जितने भी स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, इसमें फीमेल पॉपुलेशन जो पढ़ रही है उसके पॉइंट के हिसाब से कितने मिनिमम नंबर ऑफ टॉयलेट्स यहाँ पर होने चाहिए, गर्ल टॉयलेट्स होने चाहिए, ये भी आप बताइए। इसी पर्टिकुलर केस में जिसमें ये निर्देश दिए गए थे, इसमें जो वकील थे उन्होंने ये भी बताया कि कई सारे स्टेट्स में इस तरीके की स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखवाने के लिए
गवर्नमेंट जो है सपोर्ट देती है ऐसी बच्चियों को। तमिलनाडु का एग्जांपल दिया गया जिसमें बताया गया कि लड़कियों को 18 पैकेट दिए जाते हैं सैनिटरी नैपकिन के, और हर एक पैकेट में 6-6 नैपकिन होते हैं। इसी तरीके से कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इस तरीके की पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि जो ये स्टेट्स हैं जो अभी लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए इस तरीके के सपोर्ट करते हैं, इनकी पॉलिसीज को भी आप स्टडी करिए और इनकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं इनको आप अडॉप्ट करिए, और इसकी मदद से अपनी एक पॉलिसी बनाइए जिसमें प्राइमरी फोकस इस बात पे होना चाहिए कि पीरियड्स के वक्त में बच्चियों के पास में प्रॉपर नैपकिन हो सके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी पॉलिसी जो है इनको बनाने के लिए बोला गया। अब इस पॉलिसी में या ये जो पूरी की पूरी खबर है इसमें हिंदू में एक छोटा सा एक डाटा भी आया था, जिस डाटा को भी अपने को ध्यान में रखना है, जिसका इस्तेमाल अपन मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि अभी जो लेटेस्ट आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है जिसको हम लोग NFHS 5 बोलते हैं, या अभी जो लेटेस्ट का आपका फैमिली हेल्थ सर्वे है उसको शॉर्ट में एब्रीविएशन में NFHS 5 लिखा जाता है। उसमें यह पता चला है कि 15 से लेकर 24 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनके बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीरियड में हाइजीन को लेकर एक बहुत सिग्निफिकेंट जंप हमको देखने को मिला है। इसके पहले जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था उसमें यह पता चला था कि लगभग 58% के आसपास जो लड़कियां बच्चियां हैं महिलाएं हैं 15 से 24 साल की एज ग्रुप की, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के वक्त में हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं। अभी जो लेटेस्ट सर्वे NFHS 5 निकल कर आया उसमें यह आंकड़ा सीधे सीधे 20% जंप मार के 78% पर आ गया। तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि अवेयरनेस बढ़ी तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के वक्त में सैनिटेशन या हाइजीन के प्रति लोगों में, महिलाओं में, बच्चियों में एक तो अवेयरनेस बढ़ी है, दूसरा पैड्स वगैरह का यूज जो है उसको भी काफी हद तक बढ़ावा मिला है। बट फिर भी 58 से 78 का जंप ऑल्दो बहुत आप कह सकते हैं कि अच्छा फिगर है, बट फिर भी 78 से इसको 100% तक ले जाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। अभी भी काफी बड़े लेवल पर 78 का मतलब है अभी भी काफी बड़े लेवल पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अभी भी काफी महिलाओं के पास उतने नंबर ऑफ नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड्स नहीं है जितने होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी सुधार की गुंजाइश है, बट इस पर्टिकुलर डाटा को भी कोट किया जा सकता है ये बताने के लिए कि सरकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे हमको फायदा हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट निकल कर आ रहा है। तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में तो शायद ही क्वेश्चन आए, प्रीलिम्स में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट मेंस के लिए ये न्यूज काम की है। फीमेल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर कोई ऐसे का टॉपिक ऐसे आता है जिसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखना है, उसमें फिर आप फीमेल हेल्थ के को लेकर या फीमेल वेलफेयर को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो फीमेल के जो हेल्थ केयर की वेलफेयर है उसमें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कोट किया जा सकता है कि सैनिटरी नैपकिन वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर भी फोकस करवाया जाए तो वो भी बेहतर है, या फिर ये कदम उठाए जा रहे हैं और इसके फिर अपने को फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। और तब आप इस पर्टिकुलर डाटा को कोट कर सकते हो कि 15 से 24 की एज के बीच की बच्चियां, महिलाएं, लड़कियां जो हैं इनके बीच में आपका मेंस्ट्रुअल सैनिटेशन को लेकर 58 से 78% का जंप आया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट जंप है। एंड फिर बाद में कंक्लूड कर सकते हो बट अभी भी जो 22% के आसपास पॉपुलेशन इससे अछूती है उसको भी कवर करना है, और उस पर भी फोकस करने के लिए फिर आप और फर्दर जो है मेजर्स बता सकते हो कि कैसे उनको हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज बहुत काम की है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, देखते हैं सर। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप सो आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 8 नवंबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दूसरे साथी जो सिविल सर्विसेज या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इसे शेयर करें। मेहनत करते रहें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।